नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, मुद्दा ही कुछ ऐसा है, आप सोचिए, जिस देश में प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, ये कहें कि वो डरी हुई हैं, भयभीत हैं महिला सुरक्षा को लेकर, तो इससे ज्यादा चिंता की और जिसे कहते हैं चौंकाने वाली स्टेटमेंट और क्या हो सकती है आज के माहौल में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और एक संवेदनशील राष्ट्रपति हैं, एक ऐसे वर्ग से आती हैं, एक ऐसी बैकग्राउंड से आती हैं जिस बैकग्राउंड के किसी व्यक्ति को कभी देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। यानी जो समाज का सबसे पिछड़ा हुआ और निचला वर्ग माना जाता है, वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ की जो दिक्कतें हैं, जो एक अपमान सहने की जो पराकाष्ठा होती है, वहाँ से निकल करके वो आई हैं और इस पद तक पहुँची हैं। तो वो उन सारी चीज़ों को, सारी पीड़ा को, उस दंश को, उस अपमान को, उन तमाम वजहों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं और समझती हैं। और संभवतः वो ये भी समझती हैं कि जब उस वर्ग की बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होने लगता है और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, बल्कि अपराधियों को ही बचाने की कवायद शुरू हो जाती है, तो ये न केवल समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, बल्कि हमारे लोकतंत्र के लिए भी कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है। वैसे तो अंजू जी, ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। इस देश में इतनी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ होती हैं, और कुछ राज्यों में तो कुछ ज़्यादा ही होती हैं, कि उनका उल्लेख करते हुए भी अंदर से सिहरन होती है। कई बार ऐसी विभत्स घटनाएं घटती हैं जिनको पढ़ करके, सुन करके, देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। निर्भया के बाद भी इस देश में बहुत सारी निर्भया जो है वो बलि चढ़ी हैं। उस समय हमने दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर बड़े तमाम शहरों और राज्यों में लोगों का आक्रोश देखा था। वो सड़कों पर आकर के जो उन्होंने प्रदर्शन किए थे वो देखे थे। और ये कभी कभी होता है, किसी किसी केस को लेकर के होता है। ये तब होता है जब पब्लिक ये महसूस करती है कि जो शासन और सत्ता में है वो अपना मूल दायित्व भूल बैठे हैं और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं। और ऐसा ही अब बंगाल में देखने को मिला है। एक 31 साल की बेटी जो ट्रेनी डॉक्टर थी, 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद नींद की आगोश में जाने के लिए मजबूर हुई, लेकिन उसको तो हमेशा के लिए सुला दिया गया और उसका रेप किया गया। और उसके साथ जो दरिंदगी की गई वो तो अपनी जगह है। वैसी दरिंदगी, वैसे रेप, वैसी हत्याएं इस देश में बहुत जगह होती हैं, लेकिन जो वहाँ दोषी थे उनको जिस तरीके से बचाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए, उसको लेकर के लोग आक्रोश में दिखाई दे। बंगाल में भी, बंगाल में एक ही दिन में, एक ही रात में 300 जगहों पर महिलाओं का सड़कों पर उतरना और प्रदर्शन करना ये शो करता है कि वहाँ के हर वर्ग में किस तरह की पीड़ा है, किस तरह का आक्रोश है। और राष्ट्रपति अगर किसी बात को रेखांकित कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं बहुत दुखी भी हूं और भयभीत भी हूं कि बेटियों के साथ ये सब हो रहा है, और एक समाज के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर जो हमारी संवेदनाएं कहीं मर रही हैं, या जो हम स्मृति दोष के शिकार हो जाते हैं, सामूहिक रूप से हम चीज़ों को भूल जाते हैं बहुत जल्दी, वो जो पीड़ा है वो राष्ट्रपति ने व्यक्त की है। अब आते हैं दूसरी बात पर जी। राष्ट्रपति की जो ये पीड़ा है, क्या ये ममता बनर्जी सरकार पर
एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक उनका बंगाल सरकार की जो असंवेदनहीनता रही है इस पूरे मामले में, उस उस पर पर एक सवाल। रिमार्क, या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, बंगाल की महिलाओं की अपेक्षाएं हैं, और जो क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार। बहुत सारे लोग तो उनको कमेंट बॉक्स में आकर के कायर तक कह रहे हैं कि साहब और कितना चुप रहेंगे, इससे ज्यादा विभत्स, इससे ज्यादा डरावनी और भयभीत करने वाली शर्मनाक घटना और क्या होगी जिसका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि लोगों का कहना है कि 356 का उपयोग करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो तो सारा कुछ दिखाई दे रहा है। जी। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सब अपनी निराशा जाहिर कर चुके हैं, अपनी बहुत कड़ी टिप्पणियां दर्ज कर चुके हैं। जस्टिस पारदीवाला ने तो कहा, 30 साल के मेरे अपने करियर में अनुभव। मैंने किसी सरकार की, किसी शासन प्रशासन की, पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी है जैसी इस बिल्कुल। केस में देखने को मिल रही है। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर के भी है अंजू जी कि एक महिला मुख्यमंत्री है, एक महिला के साथ ये हुआ है। महिला ही उनकी बड़ी ताकत मानी जाती हैं, जिसको हम वोट बैंक के तौर पर रेखांकित करते हैं या पहचानते हैं। महिलाओं की वजह से ही वो मुख्यमंत्री हैं 2011 से लेकर के 2024 तक। अभी वहां विधानसभा चुनाव में 2 साल हैं, लेकिन जिस तरह का आक्रोश है, उन चुनाव को भी हम भूल जाएं। तब क्या होगा, किसके पक्ष में परिणाम जाएगा, किसके विपक्ष में जाएगा, उसको भी अगर परे रख दें अभी, तो अभी फौरी तौर पर जिस तरह की राजनीति लगातार ममता बनर्जी कर रही हैं जी। अब कुर्सी को बचाने के लिए, वो और भी ज्यादा शर्मनाक। दर्दनाक और शर्मनाक है। पर सर, राष्ट्रपति महोदया का ये जो स्टेटमेंट है, बाकायदा उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, वुमेन सेफ्टी एनफ इज एनफ, जिसमें उन्होंने सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि इस तरह की घटनाओं को हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। 12 साल पहले निर्भया के साथ जिसका जिक्र आपने किया, दिल्ली में क्या हुआ था, उस घटना को भी हमने भुला दिया। इसीलिए हमारे समाज में ये घटनाएं बार बार हो रही हैं। पर क्या राष्ट्रपति महोदया जो कह रही हैं सर, वो केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है कि एनफ इज एनफ, अब तो जागो, अब तो पश्चिम बंगाल की तरफ देखो और राष्ट्रपति शासन लगाओ? देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल पर भी और एक दो और चैनलों पर भी ये बात कहता रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, ये हमेशा से उन चीजों का, उन फैसलों का, उस मानसिकता का विरोध करता आया है, उसके खिलाफ संघर्ष करता आया है, जिस मानसिकता के तहत 1980 में जब इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई थी तो उन्होंने करीब 12 राज्य सरकारों को ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया था कि साहब, चूंकि हमें अब पूरे देश ने समर्थन दिया है, सत्ता दी है, ताकत दी है, और जिन राज्यों में ये सरकारें हैं विरोधी दलों की, वहां से भी हमको सीटें मिली हैं, लिहाजा आपको अब सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। तो 10-12 सरकारें बर्खास्त कर दी थी इंदिरा गांधी ने। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर और कई राज्यों में चुनी हुई सरकारें, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के वोट से चुनी हुई सरकारों को अनेक बार बर्खास्त किया गया। अकेले इंदिरा गांधी ने ही 50-52 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया है, और कुल मिलाकर के तो इस देश में 120-22 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती आ रही है। अब जबकि अलग अलग राज्यों में ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां निर्मित हुई, पंजाब में भी हमने देखा एक दौर में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, किस तरह का टकराव का माहौल कई बार देखने को मिलता था। उसके बाद चरणजीत चन्नी आए, उन्होंने तो सारा शर्म लिहाज उठा करके खूंटी पर टांग दिया, और वो 5 जनवरी 2022 की घटना हम भूल नहीं सकते हैं, जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा को तार तार कर दिया गया था, उनको बहुत बड़े खतरे में डाल दिया गया था। और दिल्ली में
लगातार जिस तरह की एनार्की हमने देखी विधानसभा में खड़े होकर के आप देश के प्राइम मिनिस्टर को कायर, मनोरोगी और पता नहीं चौथी पास राजा और क्या क्या आप बकवास करते रहे, और सरकारें तो चल ही नहीं रही थी। कभी कोई भी एलजी हो, 3-3 एलजी के साथ हमने इनका टकराव भी देखा, इनके तमाम तरह की चीज़ें देखी, फिर भी मोदी सरकार ने यहाँ भी कोई एक्शन नहीं लिया। और पश्चिम बंगाल में तो चाहे लोकल बॉडीज के होंगे चुनाव सर। हों, पंचायतों के चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों, बहुत सारे मामलों में तो जम करके हिंसा होती है। अपने विरोधियों को किस तरीके से पेड़ों पर लटका दिया जाता है मारने के बाद, वो सारी चीजें हमारे सामने हैं। और मई 2021 में जब रिजल्ट आए थे विधानसभा चुनाव के, उसके बाद जो हिंसा का तांडव हुआ था पूरे बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में आग लगा दी गई थी, उनके सपोर्टर्स के घर में लूटपाट हुई थी, आगजनी हुई थी, माँ बहन बेटियों की असमत बचाने के लिए उनको पलायन करना पड़ा था, पड़ोसी राज्यों में जाकर के शरण लेनी पड़ी थी। इसके बावजूद वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा या कोई एडवाइजरी भी जारी नहीं की गई। इसकी वजह जो बीजेपी के टॉप नेतृत्व के सूत्र कहते हैं कि साहब हम लोग 356 लागू करने के खिलाफ हैं। पर सर, अब इंदिरा सर मैं गांधी आपकी ने अगर सर, अगर दूसरी सरकारों ने दुरुपयोग किए हैं तो हम्म, भाई संविधान में 356 है क्यों? हम्म, उन्होंने तो चलो दुरुपयोग किए हैं, आप इसका सदुपयोग तो करिए, बिल्कुल आप इसका बिल्कुल उपयोग तो करिए। 356 है क्यों? बिल्कुल जो सर। परफेक्ट केस हैं, उन परफेक्ट केस में भी अगर आप मूक दर्शक बन करके बैठे रहेंगे तो जनता को आपकी नीयत पर भी और आपकी काबिलियत पर भी, आपकी पोजीशन पर भी सवाल खड़े करने का पूरा हक है। आज बिल्कुल सर। बंगाल में ये परफेक्ट केस है। हम्म। जब वहां पर गवर्नमेंट ही, जब वहां का शासन प्रशासन ही लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे, प्रदर्शन कर रहे लोगों को भी कुचलने पर आमादा है। खुद ममता बनर्जी सरकार जिस तरह की धमकियां दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि अगर सोच। बंगाल जलेगा तो असम भी जलेगा, बंगाल जलेगा तो पूरा पूर्वोत्तर जलेगा, हम्म। बंगाल जलेगा तो उड़ीसा उत्तर प्रदेश भी जलेगा, दिल्ली भी नहीं बचेगी, आपकी कुर्सी भी नहीं बचेगी। किसी मुख्यमंत्री सोचिए। को ये शोभा देता है इस तरह की चुनौती देना और इस तरह की जबान हरकतें से कर। बाहर निकल करके बोलना? तो वो परफेक्ट केस है, वहां पर इस समय राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। सर वही तो मैं आपसे बीच में भी इसीलिए रोक के यही जानना चाह रही थी कि वहां पर तो संदेश खाली भी हुआ सर, महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं वहां पर हुआ। और आपने इतने सारे चुनाव गिनाए, अभी ये लोकसभा चुनाव के बाद वहां क्या हुआ? जो बीजेपी के अपने कार्यकर्ता थे सर, वो कितने दिनों तक अपने पार्टी कार्यालयों में छिपे बैठे रहे, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उनको ढूंढ रहे थे। और अभी ये जो घटनाक्रम चल रहा है, आज भी आप देखिए कि कोलकाता की सड़कों पर क्या हो रहा था सर। पिछले कल छात्र धरने प्रदर्शन पर उतरे थे, मार्च करे थे नबन्ना की तरफ, तब उनके साथ क्या कुछ किया गया। आज तो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को धमकी दी, साथ ही साथ डॉक्टरों को भी धमकी दे दी कि हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं, ताकि उनका करियर खराब ना हो जाए, उन्हें काम पर आ जाना चाहिए। सर इसको कैसे देखेंगे? वो तो अभी भी डरा रही धमका रही है। देखिए, ममता बनर्जी मुझे इस समय बेहद हताश, निराश दिखाई दे रही है। कोई भी आदमी आपा कब खोता है? हम्म। वो तभी खोता है जब उसकी पकड़ ढीली पड़ जाए। वो तभी खोता है जब उसके समर्थक ही उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए दिखाई देने लगे। हम्म। वो जब नैतिक रूप से पूरी तरीके से एक रॉन्ग पाले में खड़ा हुआ हो या खड़ी हुई हो, तब उसको एहसास होता है कि आज वो अकेली पड़ती जा रही है। और ठीक है, आज की तारीख में जो कुछ वहां हो रहा है उसमें एक प्रेशर है मोदी सरकार पर। राष्ट्रपति के बयान के बाद तो ये प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है। हम्म। लेकिन मेरा मानना ये है कि आज अगर मोदी सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है तो आज तो उस 31 साल की महिला डॉक्टर बेटी के साथ जो कुछ हुआ है उसको लेकर के ममता बनर्जी, वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है वो, वहाँ की पुलिस,
वो सब कटघरे में हैं। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, अंजू जी आप देखिएगा किस तरीके से ये लोग सीन बदल देंगे। उस रेप से पीड़ित जिसका मर्डर किया गया, उस महिला की बातचीत होनी बंद हो जाएगी और मोदी सरकार पर ये पूरा इंडी गैंग जो है ये लाठियां लेकर के चढ़ जाएगा। जो ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल में अगर आग लगेगी, बंगाल में तो आग लगी हुई है भाई, कब से लगी हुई है, जब से आप सत्ता में हैं और लोगों का दमन कर रही हैं, प्रदर्शनों को कुचल रही हैं, तो लोगों वैसे सड़कों पर और बिल्डिंग्स में आग भले ही लगी हुई दिखाई ना दे रही हो, लोगों के भीतर तो है वो, और वो दिखाई देती है। दिखाई इस रूप में देती है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 3 से सीधे 77 सीटें मिलती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में लोकसभा की 18 सीटें मिल जाती हैं और आपके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वोट शेयर केवल 3.5% का अंतर रह जाता है। बीजेपी को 40% मिलता है, आपको 43% मिलता है। तो ये जो आग आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो लोगों ने जो अपना मत व्यक्त किया है जनादेश दे करके, भारतीय जनता पार्टी को वहां मजबूती दे करके, वो दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी एक तरीके से धमकाने की चेष्टा कर रही हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया या मेरी सरकार को बर्खास्त किया गया, मुझे कुर्सी से नीचे उतारा गया, तो फिर जो मेरे समर्थक हैं, और ये समर्थक कौन है साहब, ये वही लुंगी वाले, ये कहां कहां क्या क्या करेंगे वो इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है। मतलब एक तरीके से धमकाने की कोशिश कर रही है कि राष्ट्रपति शासन मत लगाना वरना ये सब होगा। वो भी और सारा उनका समर्थक विपक्षी दल भी इंतजार में है कि मोदी सरकार ये करे तो हमारे लिए जम्मू कश्मीर, हरियाणा, फिर झारखंड और महाराष्ट्र और दिल्ली, ये 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें एकजुट होकर के हम मोदी सरकार के खिलाफ एक नए सिरे से मुहिम शुरू करेंगे, प्रोपेगेंडा शुरू करेंगे। पूरी दुनिया में इनको चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का दोषी बता करके इनको तानाशाह के तौर पर स्थापित करेंगे। और अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो फिर आप जानती हैं कि एक कट्टर समर्थक जो ममता बनर्जी का है वो सड़कों पर तांडव करने की कोशिश करेगा, कानून व्यवस्था का संकट खड़ा होगा, आगजनी भी हो सकती हैं, दूसरे काम भी हो सकते हैं। उस समय कानून और व्यवस्था का सारा दायित्व राजभवन पर आ जाएगा। राष्ट्रपति शासन में तो फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय को ही वो सारा कुछ देखना है और झेलना है और उसको ठीक करना है। तो नई तरह की समस्याएं भी मुंह बाए खड़ी है। इसलिए जो 2 राज्यों के चुनाव की अधिसूचना और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उस समय पर सेंटर जो है वो सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना चाहता है, मेरा ऐसा मानना है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना, इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, जया अमिताभ बच्चन किस तरह से खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फिर आप लड़की हूं लड़ सकती वालों को देख लीजिए, राहुल गांधी को देख लीजिए, रायबरेली एक दलित की मौत होती वहां पर वो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां पर इस घटना पर वो भी खामोश है, ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सब लोग सर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और शायद राष्ट्रपति शासन की बाट देख रहे हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर हम सबके सब लामबंद हो जाएंगे। ममता बनर्जी शायद इन्हीं की तरफ इशारा कर रही है कि अभी चुप बैठो, अगला कदम देखने तो क्या उठाते हैं मोदी सरकार। देखिए, ये जो अखिलेश यादव का या डिम्पल यादव का आपने नाम लिया, तो ये जिस परंपरा से आते हैं और जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उस पार्टी के इनके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, उनका बयान तो आपको याद होगा ही, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये अभी मोईद खान जो इनके भदरसा के नगर अध्यक्ष थे, उन्होंने एक 12 साल की दलित बेटी के साथ जो
रेप किए हैं और लगातार किए हैं, ब्लैकमेल किया है, उनका वीडियो बना करके उस मोईद खान का जिस तरीके से इन्होंने बचाव किया बेशर्मी के साथ, ये कह करके डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और कन्नौज वाले मामले में भी शुरू में जो एक लाइन ली थी, बाद में पलटी मारी, इन्होंने कहा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। तो ये सारे लोग ही मौका परस्त हैं, अवसरवादी हैं। और अगर उत्तर प्रदेश, जहां उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां पर कुछ हो जाता है और जो दोषी है वो मुस्लिम नहीं है, किसी और कम्युनिटी का है, तो ये सारे राजनीति करने के लिए पहुंचने को तैयार है। बिल्कुल। लेकिन अगर इनका वोट बैंक है, मुस्लिम है, तो फिर चाहे वो दलित की बेटी ही क्यों ना हो, ये आपराधिक चुप्पी साध करके बैठ जाएंगे। ये हमने अलग अलग राज्यों में देखा है। अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे राजस्थान में, महिलाओं के खिलाफ वहां कितने अपराध होते थे। कभी गई हैं क्या प्रियंका गांधी वाड्रा? अभी भी नहीं। बेटी हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली हाथरस जाएंगी, दूसरी जगहों पर जाएंगी, लेकिन अपने रोल्ड स्टेट में कुछ भी होगा तो चुप्पी साध जाएंगे। राहुल गांधी का भी यही हाल है। पूरे पश्चिमी बंगाल में जो हंगामा बरपा है बेटी के साथ रेप और हत्या के बाद से, राहुल गांधी का केवल एक ट्वीट आया है। एक और उसके बाद जब वो एक दूसरे कांड को लेकर के रायबरेली गए थे, तो वहां जब मीडिया वालों ने पूछा तो कहा कि आप डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैं कलकत्ता पर नहीं बोलूंगा। तो आप जब मुंबई में इंडी अलायंस की बैठक होती है, उसका एजेंडा क्या था? मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाना, एक एजेंडा तय करना, संयोजक तय करना, झंडा डंडा तय करना, तमाम चीज़ें वो थी। लेकिन जैसे ही एक पश्चिम की मैगजीन ने हिंडनबर्ग की तर्ज पर अडानी के खिलाफ कुछ छापा, तो जयराम रमेश के साथ बैठ करके अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया था। तो इंडी अलायंस के जमावड़े को आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन रायबरेली आप जाते हैं और कलकत्ता का जिक्र होते ही आप कांपने लगते हैं। तो ये जो विपक्षी दलों का चेहरा है, ये भी मैं तो कहूंगा कि इस बहाने ही सही लेकिन बेनकाब हुआ है। और लोगों को पता चला है कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों, अलग अलग पार्टियों की सरकारों के रहते हुए ये राजनीति करना शुरू करते हैं। और अगर इनके इंडी अलायंस से संबंधित कोई मुख्यमंत्री है, कोई सरकार है किसी पार्टी की, तो वहां किस तरीके से आपराधिक चुप्पी साध करके बैठ जाते हैं। पर सर, ममता बनर्जी का अगर आज का भाषण देखा जाए तो सीबीआई फांसी दो इस तरह की नारेबाजी वो कर रही थी। क्या उनको नहीं पता कि सीबीआई फांसी नहीं देगी? सीबीआई ने केस दर्ज किया है, तहकीकात कर रहे हैं, और सारा का सारा क्राइम सीन तो बॉचअप ममता बनर्जी की पुलिस ने किया है। तो ममता बनर्जी अपनी पुलिस को बचाने में अभी भी लगी हुई है और सीबीआई पर पूरा प्रेशर डाल दिया है कि 4 दिन में फैसला दो, 5 दिन में फैसला दो। और अब तो कह रही है कि फिर से शनिवार को सड़क पर उतरेंगी, धरना देंगी। किसके खिलाफ धरना देंगी सर? ममता बनर्जी की नौटंकी है कि खत्म ही नहीं होती है। मुख्यमंत्री वो, राज्य की गृह मंत्री वो, राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वो, फिर भी वो धरने पर बैठेंगी। केजरीवाल वाला मॉडल उन्होंने अपना लिया है। दो चीजों का मैं जिक्र करूंगा। अभी 3 दिन पहले इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक 2 पेज की चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा कि साहब देश भर में जहां जहां ये बलात्कार हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मतलब जब आप लिखती हैं कि देश भर में बलात्कार बढ़ रहे हैं, तो आप अपने इस बलात्कार और बर्बर क्रूर हत्या को ढांपना चाहती हैं कि केवल हमारे यहाँ नहीं हो रहा, पूरे देश में हो रहा है। तो लिखती हैं कि पूरे देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो आप फास्ट ट्रैक में इनको लेके आइए और 15 दिन में फैसला होना चाहिए, 15 दिन में सजा हो जानी चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? और आज से पहले इन्होंने ये मांग क्यों नहीं की? अभी क्यों की? और पूरे देश की चर्चा क्यों कर रही हैं? बंगाल की ही चर्चा करिए ना, आप बंगाल की मुख्यमंत्री हैं,
और आप जवाब दीजिए कि आपके यहाँ जो रेप और हत्या हुई है उसमें आपने कितनी तत्परता के साथ कार्रवाई की है। नंबर 2, आज इनका बयान आया है कि अगले 10 दिन में हम विधानसभा का सत्र बुला करके ये व्यवस्था करेंगे, एक कानून पारित करेंगे कि बलात्कारी को फांसी ही हो। हम्म, क्या ममता बनर्जी नहीं जानती हैं कि राज्य सरकारों को ऐसा कोई कानून पारित करने की कोई संवैधानिक अधिकार छूट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी कानून अगर पारित होना है तो पार्लियामेंट पारित करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पारित करती है। आप क्यों ड्रामा कर रही हैं? आप किसको मूर्ख बना रही हैं? और आप मुख्यमंत्री रहते हुए, गृह मंत्री रहते हुए, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह करने के बजाय महिलाओं के एक पूरे जमावड़े को लेकर के, भीड़ को लेकर के, उनके गले में एक लंबे से पोस्टर, बैनर डाल करके सड़कों पर जो जुलूस निकालती हैं और फांसी देने की मांग करती हैं, पब्लिक नहीं जानती है कि आप ड्रामा कर रही हैं और आप चीज़ों से ध्यान लोगों भटका का रही। डाइवर्ट करने की चेष्टा कर रही हैं। हम्म, ममता बनर्जी का कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में जो एटीट्यूड है वो बहुत ही खराब है। एक चित्र आपने भी देखा होगा, आपकी नज़रों से गुजरा होगा और वो चित्र वायरल है। एक साधु हैं, बुजुर्ग हैं, हम्म, उनके हाथ में तिरंगा है, उनके ऊपर पानी पानी। की बौछारें डाली जा रही हैं और वो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। हम्म, वो देश विदेश में वायरल हुआ है। ये वो एक ऐसे देश प्रेमी हैं, एक ऐसे राष्ट्रवादी हैं, एक ऐसे बुजुर्ग अभिभावक हैं जो अपनी संतानों की मान सम्मान की ही चिंता कर रहे हैं। और जो तानाशाह सरकार है वो एक्चुअल में जब सड़कों पर भीड़ आ जाती है किसी मुद्दे को लेकर के, सबसे ज़्यादा तिरपन उसके तभी कांप उठते हैं, क्योंकि वो पोपली ज़मीन पर खड़े हुए होते हैं जो तानाशाह होते हैं। ये मोदी पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, लेकिन इनके कृत्य बता रहे हैं कि मोदी तो फिर भी डेमोक्रेटिक तरीके से ही काम कर रहे हैं, वरना कभी के कई सरकारों को बर्खास्त कर चुके होते। उनके बारे में क्या-क्या बयान दे दिए जाते हैं, किस-किस तरह के एक्ट दिए जाते हैं। ये जो आज का बयान है कि बंगाल जलेगा मोदी बाबू, तो असम भी जलेगा, उड़ीसा भी जलेगा, पूर्वोत्तर भी जलेगा, यूपी भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगा, यही अपने आप में पर्याप्त है वहाँ पर 356 का यूज़ करने के लिए और इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कि आप सार्वजनिक रूप से थ्रेट दे रही हैं, धमकी दे रही हैं कि साहब ऐसा आप करवा देंगी, आग लगा देंगी पूरे देश को, दिल्ली को, और मोदी की कुर्सी भी छीन लेंगी, ऐसा आरोप आप लगा रही हैं। तो ये भी अपने आप में बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है। सर, ममता बनर्जी जब इस तरह की भाषा बोलती हैं तो भूल जाते हैं कि वो मुख्यमंत्री भी एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी भाषा और शब्दावली देखिए। पर सर, अब अभी जो खबर आई है कि डॉक्टर संदीप घोष जो आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल थे, ममता उन पर बहुत मेहरबान थी, उनको तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी निलंबित कर दिया, उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया। ये तो अपने आप में ममता बनर्जी के लिए जोरदार झटका है ही, वो तो बचा रही थी उनको। 12 दिन से सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, उनके ठिकानों पर छापे पड़े हैं और जब सीबीआई से इस बारे में पूछा गया तो सीबीआई ने कहा कि बहुत कुछ मिला है। ये जो बौखलाहट है ममता बनर्जी की, क्योंकि ये भी तो खबरें आई थी ना अंजू जी के बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये एकमात्र मेडिकल कॉलेज के सर्वा थे जिनको ममता बनर्जी निजी तौर पर बर्थडे विश करती थी। तो वो तोता है शायद, वो उसमें जान बसी हुई है। अब क्या कौन से रहस्य हैं, कौन से राज हैं, क्या मामला है, इन सब के भी खुलासे होंगे, देखते जाइए।
सर चलते-चलते बस ये बता दीजिए कि सीबीआई जिस तरह से जाँच पड़ताल कर रही है, वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सबूतों को तो तहस-नहस कर दिया गया था और अभी तक सवाल ये उठ रहे हैं कि संदीप घोष से लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक सीबीआई ने क्यों नहीं की है? ये तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहते हुए सीबीआई के लिए डेडलाइन तय कर रही थी कि हुँ, संडे तक अपनी जांच पूरी कर लीजिए, नहीं तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि सीबीआई को जैसे ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच सौंपी, उसके बाद से इनकी तरफ से वो तमाम चीजें शुरू हो गई। याद करिए ना, ठीक हुँ, उसी के 14 घंटे बाद जैसे ही सीबीआई के आदेश हुए कलकत्ता हाई कोर्ट से, इसके 14 घंटे के भीतर वो 7,000 गुंडे हुँ, आरजी अस्पताल में कर मेडिकल कॉलेज में घुस गए थे। क्यों घुस गए थे? क्योंकि उनको वो सारे सबूत नष्ट करने थे जो सीबीआई के हाथ लग सकते थे। वो नष्ट कर पाए कि नहीं कर पाए हैं, ये तो सीबीआई बताएगी, जांच एजेंसी ही बताएगी। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई पर लगातार अटैक हो रहे हैं, और हम क्यों भूल जाते हैं, शाहजहां शेख वाले मामले में भी, संदेश खलीम वाले मामले में भी ईडी पर किस तरीके से अटैक हुए थे। सीबीआई पर भी अटैक हो चुके हैं, उन पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। तो सेंट्रल एजेंसीज को पश्चिम बंगाल में निशाना बनाया जाता रहा है, अभी भी बनाया जा रहा है। तो सीबीआई तो अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर ही रही है। सीबीआई गहराई तक जाएगी, आशंका इनको इसी बात की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर क्योंकि जो ममता जिस तरह से जिस अंदाज से आज चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उससे साफ लग रहा था कि सीबीआई की जाँच जो है बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है और पता नहीं और क्या-क्या घोटाले सामने आएँगे और उनके डर के मारे ही ममता बनर्जी को लग रहा है कि डिफेंसिव होने से अच्छा है ऑफेंसिव हुआ जाए, आक्रामक हुआ जाए और इसीलिए इस तरह से डराने-धमकाने की भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी कर रही थी। और सर इससे ये भी लग रहा है कि ये जो एक कांड है, जो आरजीकर अस्पताल में हुआ है डॉक्टर बेटी के साथ, ये मामला मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को बहुत महँगा पड़ने वाला है, इसका एहसास उनको हो गया है। सर, आपने समय निकाला, ये महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।